Hello students. Today we are here for the third video lecture of Business Research Tools. My name is Dipandi Mishra and I am teaching you the first module of your subject Business Research Tools. Okay, so till now we have completed few topics. Those are meaning of research, objectives of research, types of research and importance of research. Also in types of research, we have completed few types of research and few more types of research are still left. We'll complete those types of research in this particular video lecture. So let's get started. We have gone through all these research in the previous, all these types of research and all these definitions of research and everything, aims and objectives of research in our previous video lecture. We have also discussed about the types of research, descriptive and analytical types of research, applied versus fundamental types of research, and quantitative versus qualitative types of research. Now we will start with conceptual versus empirical types of research. Now, conceptual research is that related to some abstract idea or theory. It is generally used by philosophers and thinkers to develop new concepts or to reinterpret existing one. तो conceptual research कौन सी research हो गई? वो research हो गई जो जो बहुत बड़े बड़े philosophers होते हैं और thinkers होते हैं, वो अपने नए concept को बताते हैं, अपने नए कंसेप्ट को डेवलप करते हैं. तो देखिए, जब आप फिलॉसफी पढ़ते हैं या किसी फिलोसॉफिकल थॉट को पढ़ते हैं, तो ऐसा तो है ही कि वहाँ पे किसी डेटा को या किसी परसेंटेज को शो करा जाता है. ऐसा तो किया नहीं जाता है. वहाँ पे एक आइडिया होता है, एक थॉट होता है और वो थॉट बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि रिलेटेबल होता है, तो हमें वो ऐसा लगता है कि हाँ, वो सही भी है. कई बार वो सही भी होता है. तो कंसेप्चुअल रिसर्च वो रिसर्च है जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सी थ्योरी और आइडिया बनाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर हम नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े बहुत ज़्यादा घुलने मिलने वाले नहीं होते हैं और जो जॉइंट फैमिली होती है, वहाँ के जो बच्चे होते हैं, उस फैमिली के जो बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा घुलने मिलने वाले होते हैं. जस्ट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली. तो यहाँ पे इस चीज़ को बताया गया है. अब हो सकता है इस पे रिसर्च हुआ हो सकता है इस पे रिसर्च ना हुआ हो, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू किसी फिलोसोफर ने इस बात को बोला हो कि अगर आप ज़्यादा लोगों के साथ उठते बैठते हो, रहते हो, तो आपके अंदर जो एक कहते हैं ना, वो घुलने मिलने वाली जो प्रक्रिया होती है वो ज़्यादा होती है आपके अंदर आपका जो बर्ताव होता है बहुत मिलनसार टाइप का होता है. जबकि अगर न्यूक्लियर फैमिली में आप होते हैं या अकेले रहने वाले लोग होते हैं, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा आप मिलनसार नहीं होते. तो अब ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और कंसेप्चुअल टाइप का थ्योरी हो गया. तो ये आपका कंसेप्चुअल रिसर्च में आता है, क्योंकि एम्पेरिकली हमने इसको किसी भी डेटा से सपोर्ट नहीं किया है, किसी भी डेटा को हमने कलेक्ट नहीं किया है, कोई सर्वे हमने नहीं किया है, कोई सैम्पलिंग हमने नहीं की है, कुछ भी ऐसा हमने यहाँ पे नहीं किया है. Whereas जब हम empirical research की बात करते हैं, तो it completely relies on experience और observation alone, often without due regard for system and theory. System क्या है, theory क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आपका डेटा क्या शो कर रहा है. तो जो आपका डेटा शो करता है, आपका ऑब्जर्वेशन जो शो करता है, आप उसी के थ्रू रिजल्ट और कंक्लूजन अपना ड्रॉ करते हो इन एम्पेरिकल रिसर्च. ओके, इट इज डेटा बेस्ड रिसर्च coming up with conclusions which are capable of being verified by observation और experiment. तो observation और experiment के through जो डेटा आप सर्च कर पाते हो, जो रिसर्च कर पाते हो, जो डेटा कलेक्ट कर पाते हो, वो उससे जो रिसर्च होती है वो आपकी एम्पेरिकल रिसर्च होती है. In such a research, the researcher must first provide himself with a working hypothesis or guess as to the probable results. He then works to get enough facts to prove or disprove his हाइपोथेसिस. तो यहाँ हम एम्पेरिकल रिसर्च में देखते हैं कि हाइपोथेसिस का होना ज़रूरी है, जबकि कंसेप्चुअल रिसर्च में ऐसा कुछ नहीं होता है. एक आइडिया होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट सी थ्योरी होती है और उस थ्योरी को फिलोसोफर्स और थिंकर्स बताते हैं, समझाते हैं, जबकि एम्पेरिकल रिसर्च में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ओके, देन कम्स एक्शन रिसर्च एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. ओके, सो एक्शन रिसर्च क्या होता है? देखिए, अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च पढ़ा था और हमने अप्लाइड रिसर्च में ये पढ़ा था कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजते हैं तो वो आपका अप्लाइड रिसर्च हो जाता है.
ठीक है। लेकिन एक्शन रिसर्च क्या होता है? एक्शन रिसर्च में हमने क्या किया? इट इज़ अ मेथडोलॉजी ऑफ रिसर्च अप्लाइड इन सोशल साइंस। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज लिया है, हमने उसको अप्लाई किया, हम उसको एक्शन में लाए। तो एक बात याद रखिएगा, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। बोलते हैं कि अप्लाइड रिसर्च में भी तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्शन रिसर्च में भी हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्शन रिसर्च में हम अप्लाई करते हैं उन सॉल्यूशंस को, और अप्लाइड रिसर्च में हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजते हैं। अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, दिस इज नॉट नेसेसरी, बट एक्शन रिसर्च में हम उस सॉल्यूशन को इन एक्शन लाते हैं और वाकई उस पर काम करते हैं और कोशिश करते हैं हम उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा पाएं। Okay, so action research is a philosophy and methodology of research generally applied in the social sciences. It seeks transformative change through the simultaneous process of taking action and doing research, which are linked together by critical reflection. So जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं कि हमने जब सॉल्यूशन अप्लाई किया है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको क्रिटिकली एनालाइज करके उसका सॉल्यूशन खोजते हुए हम फर्दर चीज़ों को आगे बढ़ाते जाते हैं, सॉल्यूशन को अप्लाई करते जाते हैं। तो अप्लाइड रिसर्च क्या था? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज रहे थे सिर्फ। और एक्शन रिसर्च क्या है? हम सॉल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं, एक्शन में ला रहे हैं। जो प्रॉब्लम, उससे प्रैक्टिकल वे में उसको अप्लाई करने पे जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन खोज रहे हैं, ये हमारा एक्शन रिसर्च है। Then comes exploratory research. Exploratory research is the process of investigating a problem that has not been studied or thoroughly investigated in the past. अब देखिए, जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, या मैंने आपको बताया कि सोशल साइंस में जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं कि हाइपोथेसिस बनाते हैं, दैट इज प्री सपोजिशन। पहले से हम एक अजम्पशन बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है? ऐसे टॉपिक पे रिसर्च होती है जो पहले कभी शायद इस टॉपिक पे रिसर्च नहीं हुई होगी, ठीक है, या इस चीज़ के बारे में रिसर्च बहुत ज़्यादा नहीं हुई, बहुत ही कम हुई होगी। इसकी वजह से जो इस पे अवेलेबल रिसर्च पेपर्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं जो कि न्यूज़पेपर, जर्नल्स और मैगजीन्स में प्रिंट होते हैं, पब्लिश होते हैं, वो सब बहुत ही कम होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इसका इंफॉर्मेशन बहुत कम होता है। इन सब टाइप की रिसर्च का इंफॉर्मेशन हमारे पास कम होता है, इस वजह से हम यहाँ पे हाइपोथेसिस नहीं बना पाते हैं। और दिस हैज़ नॉट बीन स्टडीड थॉरोली, ठीक है, पहले से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया थॉरोली, इसको हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम नहीं है, कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम है, इस वजह से इसमें हाइपोथेसिस नहीं बनती है। बहुत ही आपको कोई आइडिया नहीं होता है कि ये रिसर्च किस डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन आपको रिसर्च करनी होती है तो आप इस रिसर्च को स्टार्ट कर देते हो। ओके, सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अ प्रॉब्लम दैट हैज नॉट बीन स्टडीड और थॉरोली इन्वेस्टिगेटेड इन द पास्ट। पहले इसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं किया गया है, ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं पास्ट में निकाला गया है। ओके, एक्सप्लोरेटरी टाइप ऑफ रिसर्च इज यूजुअली कंडक्टेड टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में जब हम बेटर अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये रिसर्च करते हैं। हो सकता है ये इवेंट पहली बार हो रहा है, हो सकता है ये इवेंट बहुत ही कम होता है, ऐसा कुछ ना कुछ होता है जिसकी वजह से इसमें पहले कोई स्टडी नहीं हुई है, अब इसमें स्टडी हुई है, मतलब अभी ये प्रॉब्लम अराइज हुई है, इसलिए अब इसमें नए सिरे से स्टडी होगा। इसी वजह से पहले से हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि ये रिसर्च किस डायरेक्शन में जाएगी, और इसीलिए हमने कोई हाइपोथेसिस भी अभी तक नहीं बनाया है इस रिसर्च में। तो वो रिसर्च जहाँ पे जो बहुत नए टाइप की होती है, जिस पे पहले कोई ज़्यादा स्टडी हुई नहीं रहती है, वो आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। एक्शन रिसर्च वो रिसर्च होती है जहाँ पे आप किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खोज चुके हैं, आप अप्लाई करते हैं और देखते हैं कितना इफेक्टिव है इसका सॉल्यूशन। ओके, देर आर फ्यू अदर टाइप ऑफ रिसर्चेज ऑल्सो जो कि हम अक्सर मतलब पढ़ लेते हैं इधर उधर कहीं कहीं। ऑल्दो ये आपसे एग्जाम में पूछा तो नहीं जा सकता, अगर पूछा भी जाएगा तो 1 मार्क्स में ही पूछा जाएगा। अदरवाइज जितने रिसर्च अब तक हमने पढ़े हैं, जितने टाइप्स ऑफ रिसर्च, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टिल हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे ये किस टाइप के रिसर्च हैं। वन टाइम रिसर्च, द रिसर्च इज कन्फाइंड टू अ सिंगल टाइम पीरियड। तो वन टाइम रिसर्च एक ऐसा रिसर्च होता है जो बिल्कुल सिंगल टाइम पीरियड में कन्फाइंड होता है। ये रिसर्च बार बार नहीं की जा सकती है। हो सकता है कोई ऐसा इवेंट हो जो एक ही बार हुआ हो, सुनामी सिर्फ एक बार आई थी, तो उस पे उससे रिलेटेड कोई अगर रिसर्च होगा तो सिर्फ एक बार ही हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी रिसर्च जो सिर्फ एक बार हो पाए, दैट इज नोन एज वन टाइम रिसर्च।
सेकेंड इज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का मतलब है रिसर्च इज कैरीड ऑन ओवर सेवरल टाइम पीरियड्स। एक्चुअली ये रिसर्च किसी कैरेक्टरिस्टिक को बेसिकली ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है और कंफर्म होने के लिए कि जो कैरेक्टरिस्टिक हमने ऑब्जर्व किया है वो सही है कि नहीं, हम वेरियस टाइम्स इसको रिसर्च करते हैं, वेरियस टाइम पीरियड पे हम इसका रिसर्च करते रहते हैं। तो जब हम बार बार सेवरल टाइम पीरियड पे रिसर्च करते रहते हैं दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर ये देखते हैं कि मान लीजिए हम बहुत कई जनरेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर रिसर्च करने के लिए, तो वो आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हो जाएगा, क्योंकि आपने कई बहुत सारा टाइम दिया उसमें, कई जनरेशन को आपने ऑब्जर्व किया और सेवरल टाइम पीरियड आपने इस पे इन्वेस्ट किया इस रिसर्च को करने के लिए। तो दीज काइंड ऑफ रिसर्च आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। देन कम्स फील्ड सेटिंग रिसर्च। तो वो सारी रिसर्च तो फील्ड पे होती है। फील्ड पे होती है का मतलब है कि आप सेकेंडरी डेटा नहीं ले रहे हो, आप यहाँ पे बैठे बैठे मैगजीन, जर्नल्स और न्यूज़पेपर, पुराने आर्टिकल्स, पुराने रिसर्च पेपर, आप उनसे डेटा नहीं कलेक्ट कर रहे हो। आप नए जो सोर्सेज हैं, आप क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप उनसे जो है मतलब रिस्पॉन्स कलेक्ट कर रहे हो, इस वजह से आप भाग दौड़ कर रहे हो। या ये भी हो सकता है कि आपका रिसर्च ऐसा हो, जैसे आपने देखा होगा कई बार ऐसा भी रिसर्च होता है कि कुछ कोई क्लिप है वो दिखाई जाती है आपको मूवी में, ऐसे थिएटर फॉर्म में किसी प्रोजेक्टर पे, और फिर आपका रिस्पॉन्स उस पर नोटिस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये भी एक फील्ड रिसर्च टाइप का है कि आपको एक कंट्रोल्ड एटमोसफियर में रखा गया है, इन्वायरमेंट में रखा गया है, और उसके बाद ऑब्जर्व किया जा रहा है कि आपके ऊपर क्या अफेक्ट पड़ रहा है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो इस सब टाइप की रिसर्च जहाँ पे आप बैठे बैठे एक जगह से रिसर्च नहीं कर सकते हो, आपको भाग दौड़ करनी है, आपको रिस्पोंडेंट तक पहुंचना है, उनको क्वेश्चनायर डिस्ट्रीब्यूट करना या उनका इंटरव्यू लेना है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ऑल दीज काइंड ऑफ रिसर्च आर नोन एज फील्ड सेटिंग रिसर्च। देन कम्स लैबोरेटरी रिसर्च और सिमुलेशन रिसर्च। तो वो सारी रिसर्च जो लैब्स में होती हैं, आप लैब्स में देखते होंगे अलग अलग केमिकल्स होते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, और ये केमिकल और इक्विपमेंट्स जो होते हैं ये आपके मतलब कि एटमॉस्फेयर वहाँ पे होता है, एक टेम्परेचर होता है जिसको वहाँ पे मेंटेन करके रखा जाता है। तो जब ऐसे कोई रिसर्च होता है जो बिल्कुल कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में होता है, एक स्पेसिफिक टाइप के आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट में होता है, कंट्रोल्ड प्रेशर होता है वहाँ पे, कंट्रोल्ड टेम्परेचर होता है वहाँ पे, और लैब होता है, तो ये जो इस इन सब में जो आपके रिसर्च होते हैं ये आपके लेबोरेटरी रिसर्च होते हैं, या सिमुलेशन रिसर्च कहते हैं इसको, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं, जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू होते हैं। देन कम्स एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देन कम्स फॉर्मलाइज्ड रिसर्च, दोज विद सब्सटैंशियल स्ट्रक्चर एंड विद स्पेसिफिक हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड इज नोन एज फॉर्मलाइज्ड रिसर्च। फॉर्मलाइज्ड रिसर्च का मतलब है फॉर्मल वे में जो रिसर्च होती है वो, तो वो जो जिसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और जो बहुत ही स्पेसिफिक होती है, उसमें हाइपोथेसिस होता है, हमें उसे टेस्ट करना होता है, इन सब टाइप से रिलेटेड जो भी रिसर्च होती है वो आपकी फॉर्मलाइज्ड रिसर्च होती है। देन कम्स हिस्टोरिकल रिसर्च। तो इसके बारे में हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा है, अभी भी हम पढ़ लेते हैं कि इज दैट विच यूटिलाइजेस हिस्टोरिकल सोर्सेज लाइक डॉक्यूमेंट्स, रिमेन्स एटसेट्रा टू स्टडी इवेंट्स और आइडियाज ऑफ द पास्ट इंक्लूडिंग द फिलोसफी ऑफ पर्सन एंड ग्रुप एट एनी रिमोट पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब हम पुराने डॉक्यूमेंट्स को, पुराने रिकॉर्ड्स, पुराने जो बचे कुचे सामान हैं उनको हम स्टडी करके कोई रिसर्च करते हैं, किसी बहुत पुरानी हुई इवेंट पे हम रिसर्च करते हैं, अपना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर रिसर्च करके अपना एस्पेक्ट, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पे रखते हैं, ये सारा आपका हिस्टोरिकल रिसर्च होता है। तो वो सारे रिसर्च जो आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स पे डिपेंड करते हैं दैट इज नोन एज हिस्टोरिकल रिसर्च। ओके, सो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा कि देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो कि होता है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें एज इट इज हम चीज़ों को डिस्क्राइब कर देते हैं। इसमें हमने एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के बारे में भी पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा एनालिटिकल रिसर्च, जिसमें हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को, ठीक है, उसका क्रिटिकल इवेल्युएशन करते हैं। फिर अप्लाइड रिसर्च आया था जिसमें हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजते हैं। ठीक है, ये आपका एक टाइप का रिसर्च है। और है आपका फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च, रिसर्च जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ये आपका फंडामेंटल रिसर्च होता है। इसके बाद है आपका क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च, जो रिसर्च में डेटा हो और नंबर्स हो, फिगर्स हो, फॉर्मूला हो, वो सारा क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता है। और क्वालिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च होता है जहाँ पे किसी तरीके की क्वालिटी
को हम स्टडी करते हैं, जैसे कि मोटिवेशन हो गया, एटीट्यूड हो गया, बिहेवियर हो गया, फीलिंग्स हो गई, ठीक है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं किसी स्केल पे, क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, उनको हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। फिर है आपका कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल रिसर्च। कंसेप्चुअल रिसर्च का मतलब है कि तो जिसमें आप किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को लेते हो, किसी एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी को लेते हो, ऐसा अगर कोई भी रिसर्च हो रहा है तो उसको हम कंसेप्चुअल रिसर्च कहते हैं। एक चीज और है, देखिए कंसेप्चुअल रिसर्च वही रिसर्चर कर पाते हैं, वही फिलोसोफर्स और थिंकर्स कर पाते हैं ऐसी रिसर्च को जो अपने काम को पहले प्रूव कर चुके हों, ठीक है, जिनको क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है, जिनको डेटा की जरूरत नहीं होती है अपने रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे हाई लेवल के, जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के रिसर्चर होते हैं, सिर्फ वही आपकी कंसेप्चुअल रिसर्च को करते हैं, और जो ऑलरेडी प्रूव कर चुके रहते हैं अपनी प्रीवियस रिसर्चेस के थ्रू कि वो जो कहते हैं वो सही है, या जो भी कंक्लूजन वो फाइंड आउट करते हैं वो वैलिड है, उसमें पॉइंट है, उसमें मतलब आप कह सकते हैं कि उसमें एक मतलब सच्चाई है, उसमें कोई ना कोई बेस है, कोई ना कोई ऐसा प्रूफ है जिसकी वजह से, कोई एविडेंस है जिसकी वजह से वो ये बात कह रहे हैं। तो जब भी वो अपने पुराने रिसर्चेस के थ्रू अपनी बात को प्रूव कर चुके रहते हैं, और इस बात को प्रूव कर चुके रहते हैं कि वो जो भी बात कहते हैं वो बिल्कुल सही है, और कभी भी वो हवा में बात नहीं करते हैं, दैट इज़ वेरी डेफिनेट, वेरी स्पेसिफिक, तो फिर ऐसे ही हाई क्लास के जो रिसर्चर्स होते हैं वही कंसेप्चुअल रिसर्च करते हैं। और एम्पिरिकल रिसर्च वो होता है जहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और अलग अलग तरीके से डेटा कलेक्ट करके और डेटा के थ्रू हम सपोर्ट करते हैं कि जो चीज़ें हम कह रहे हैं उसका प्रूफ है हमारे पास, ओके, डेटा के थ्रू हम उसका प्रूफ प्रेजेंट करते हैं। देन कम्स एक्शन रिसर्च एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्शन रिसर्च वो रिसर्च होती है जहाँ पे हम आपके जितने भी आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजा है उसको आप अप्लाई करते हो, एक्शन में लाते हो, और उससे अराइज होने वाले सॉल्यूशन को आप देखते हो। मतलब कि आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजा, आपने उसको अप्लाई कर दिया, अब उसका क्या इफेक्ट है इसको आप नोटिस करते हो कि क्या ये सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये बोलें कि अगर हम ये बोलें कि अगर स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर स्टूडेंट्स पार्ट लेता है तो उसका जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छा हो पाता है। ओके, मान लीजिए कि हमने ये एक प्रॉब्लम थी पहले हमारे पास कि क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ज़रूरी होनी चाहिए, फिर बाद में हमने उसका सॉल्यूशन खोजा कि हाँ बहुत ज़रूरी होनी चाहिए क्योंकि उसकी वजह से ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। तो अब ये कंसेप्ट बिल्ड हो चुका है। एक्शन रिसर्च क्या होगा? एक्शन रिसर्च ये होगा कि हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करें, इन एक्शन लाएं, और इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि क्या वाकई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने से बच्चों के मार्क्स अच्छे हो रहे हैं, उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च में हम जो सॉल्यूशन खोजे रहते हैं उसको हम अप्लाई करते हैं, और उससे होने वाले इफेक्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर में इस पर्टिकुलर एक्शन, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। ओके, देन कम्स एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। वो सारी रिसर्च जो पहले कभी नहीं हुई है या बहुत ही रेयर केस में हुई है, जो मतलब जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ्रॉम द मतलब बेस से लेके टॉप लेवल तक आपको सारा का सारा काम करना है इस रिसर्च में, ये आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। ओके, देन हमने वन लाइनर कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी रिसर्च की, जैसे कि आपका वन टाइम रिसर्च होता है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होता है, फील्ड सेटिंग एंड ऑल दैट। तो वन टाइम रिसर्च वो रिसर्च होता है जिसको आप सिर्फ एक बार कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये इंसिडेंट ही सिर्फ एक बार हो रहा हो कहीं पे। और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च वो रिसर्च होती है जो बहुत सेवरल टाइम पीरियड, आप सेम वेरिएबल पे सेवरल टाइम पीरियड पे आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक बार बार कंफर्म कर रहे हो, ठीक है। देन फील्ड सेटिंग रिसर्च, जहाँ पे आप फील्ड में जाके रिसर्च करते हो। देन कम्स लैबोरेटरी रिसर्च, जहाँ पे आप लैब में जाके रिसर्च करते हो अंडर कंट्रोल्ड एटमोसफेयर, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, कंट्रोल्ड टेम्परेचर, कंट्रोल्ड प्रेशर। ओके, देन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमने डिस्कस कर लिया इसको ऑलरेडी, इसमें हाइपोथेसिस नहीं होता है क्योंकि बहुत नई टाइप की रिसर्च होती है, प्रीवियस हमारे पास कोई रिसर्च होती नहीं जिसके हेल्प से हम हाइपोथेसिस फॉर्म करें। फॉर्मलाइज्ड रिसर्च वो रिसर्च जो फॉर्मल फॉर्म में होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, प्रोसीजरल होती है, और एक एक प्रोसेस उसका फॉलो करना होता है, वो आपकी फॉर्मलाइज्ड रिसर्च हो गई। देन कम्स हिस्टोरिकल रिसर्च, वो सारी रिसर्च जो हिस्टोरिकल इवेंट्स पे डिपेंड करती है, उसके डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ते हो, एनालाइज करते हो और अपना नया पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, कोई नई चीज़ उसमें बताते हो। तो दीज वर फ्यू टाइप्स ऑफ रिसर्च
types of research, I told you in the previous video lecture also that this is important topic. Many of the time they could ask the difference between two researches, or they could directly ask you to mention and define 5 types or 6 types of researches. So you have to go through them. This is important. And in the next video lecture we'll start one of the very important topic of your first module, that is process of research. तो process of research एक ऐसा topic है जो आप सेमेस्टर एग्जाम में आप ये समझ लीजिए कि यूजुअली आता है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस रिसर्च टूल्स। तो रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है ये तो बहुत ही मतलब एलिमेंट्री चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। ओके, after studying the different types of researches, we are now going to study about the example of different kind of important researches. The examples of researches which is included in this presentation is descriptive research, analytical research, applied research, fundamental, quantitative, qualitative, conceptual, empirical, action, and exploratory. These type of research are the most important one. So the first example we will see is of descriptive research. An investor considering an investment in an ever changing Amsterdam housing market needs to understand what the current state of the market is, how it changes, increasing or decreasing, and when it changes, time of the year, before asking for the why. This is where descriptive research comes in. Now, you can see that we are only observing the change pattern of the investors. Okay, we are not trying to understand that why is it changing or how it is changing. We are not trying to understand those things. We are just trying to observe that how it changes and when it changes. That's all. Next one is, a researcher wants to determine the qualification of employed professional in TCS. A researcher wants to understand the qualification of employed professional in TCS. Now, researcher cannot do anything about it. He can only observe the qualification of employed professionals, and he can just he can just prepare a chart, or matlab, he can only conclude that what is the qualification of most of the employees of this organization. In any way, another researcher could use this information if in future for his or her study, but यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ researcher एक conclusion के साथ एक मतलब particular study के साथ आ रहा है. Next example we will see of analytical research, like examining the fluctuation of US international trade balance during 1974 to 1995 is an example of descriptive research. Now, if you are trying to examine the fluctuation, you are just trying to examine the fluctuation of international trade between 1974 to 1995 for the country USA. This could be an example of descriptive research. But if you go on further research and you try to explain through your research that why is this happening or how is this happening, then this type of research is included in analytical research. Next one is statistics showing the fluctuation of trade deficits between US and rest of the world during 2015 to 2018 comprises descriptive research. When you try to show the fluctuation of trade deficits between USA and the rest of the world during the period 2015 to 2018, you are just noting down all the details and you are trying to show the fluctuation, you are trying to prepare a graph of the fluctuation, then this type of research is descriptive research. But in analytical research, the researcher tries to explain the reason why and how the trade deficit has moved in a specific direction within the given time. So that was descriptive research where you were observing everything and you were just preparing a chart, you were preparing a graph to for better understanding of all the fluctuation. But when you try to understand that why this fluctuation is observed and what all are the factors which are affecting the trade deficit of any country or USA, then only it becomes analytical research. Next example we will see of applied research, investigating which treatment approach is the most effective for reducing anxiety. You are trying to investigate that what treatment approach will help it to reduce the anxiety in different patients. You are investigating. Now, I should tell you that there's a difference between applied research and action research. Action research, in action research, we have already like we are in the action of applying the solution of that problem, and while
while in the process we try to understand what are the problems that we are facing while applying that solution. But in applied research, theoretically we are trying to understand the solution of the problem, we are not applying it. Okay, अप्लाइड रिसर्च इसका नाम इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिकल वे में प्रैक्टिकली ये अप्लाई किया जा सकता है, इस वजह से इसका नाम अप्लाइड रिसर्च है। बट एक्शन रिसर्च में हम उसको एक्शन में लाते हैं, जो भी सॉल्यूशन हमने खोजा है उसको हम एक्शन में लाते हैं। Second example is researching which strategies work best to motivate workers, which strategy which will actually help to boost the motivation of the workers in any organization. Is it monetary benefits? Is it non-monetary benefit? Whatever it is, you try to understand those strategies. Next one is studying different keyboard design to determine which is the most efficient and comfortable to use. You are trying to understand that which keyboard design will help your employees to work in a better way, in a more comfortable way. Then all this research, in all these research you can see that we are trying to understand the trying to understand the solution of any problem. Now the next research is fundamental research. Now here fundamental research, while studying the fundamental research, I have already told you that fundamental research is a research uh, which we do just for the sake of knowledge. We are trying to find out something, we are trying to collect any knowledge through that research. First one is, first example is an investigation looking at whether stress level influence how often students engage in academic cheating. स्टूडेंट्स अगर एकेडमिक चीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो क्या स्ट्रेस लेवल उनको इन्फ्लुएंस करता है, जितना ज़्यादा उन पे स्ट्रेस होता है क्या उतना ज़्यादा वो कंपेल होते हैं चीटिंग करने के लिए। अगर हम इस इन्वेस्टिगेशन को करने की कोशिश करें तो ये आपका फंडामेंटल रिसर्च होगा। बट इसमें देखिए आप, हम किसी सॉल्यूशन को नहीं डिराइव कर रहे हैं, हम ऐसी कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं कि किस तरीके से हम एकेडमिक चीटिंग कम कर सकते हैं स्टूडेंट्स के अमंग। ये सारी काम हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक स्टडी कर रहे हैं जहां हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जहां हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से, क्या ऐसा है कि स्ट्रेस लेवल इन्फ्लुएंस कर रहा है स्टूडेंट्स को चीटिंग करने के लिए। Okay, so we are just collecting knowledge, that is the main thing of fundamental research. Next one is a study looking at how caffeine consumption impacts the brain, how the consumption of caffeine impacts the brain. Is there any positive effect, or is there any negative effect? We are just trying to understand, we are not going to provide you with a solution that how could you how can you just replace this caffeine or with anything else which is more healthier and all. We are not going to for that, we are just studying that how caffeine consumption is impacting your brain. Next one is a study assessing whether men or women are more likely to be diagnosed with depression. अब हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेन या वुमेन किसमें ऐसा होता है कि डिप्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है। तो हमारी बस ये स्टडी है, हम कोई कंक्लूजन नहीं ड्राइव करें कि क्यों विमेन में ज्यादा मिल रहा है डिप्रेशन या क्यों मेन में ज्यादा मिल रहा है डिप्रेशन, ऐसा हम कुछ भी समझने की कोशिश यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम बस ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसको ज्यादा डिप्रेशन होता है। तो द रिसर्च विच वी डू जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, these kind of research are fundamental research. Next one is quantitative research. All those research where you can see that you are using quantity, you are using numbers, you are using different data, all those kind of research are quantitative research. For example, case study, कोई भी case study अगर हम लेते हैं कि इस ईयर में इनका ये नाम है, इन्होंने ये काम किया था जिससे इतना प्रॉफिट मिला था, कंपनी की इतनी ग्रोथ हुई थी, इतने परसेंटेज रेवेन्यू जनरेट हुआ था, ये सारी चीजें जब आप स्टडी करते हो तो आपके पास पूरा डेटा है, आपके पास उनका नाम है, आपके पास ईयर है, आपके पास वो प्लेस है और कितना परसेंटेज से क्या चीज़ें बढ़ रही हैं, ये सारे डेटा आपके पास हैं। तो ये सारा आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एनुअल एवरेज रिटर्न, तो एएआर जब आप कैलकुलेट करते हो तो क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट आप जब कर रहे हो तो उस पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा, ये सारी चीज़ आप चेक कर रहे हो। तो यहाँ पे भी क्या है, आप नंबर्स का यूज कर रहे हो और उसके थ्रू जितना रिटर्न आपको मिल रहा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। अगेन नंबर्स आर इन्वॉल्व, देयरफॉर दिस इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। नाउ नेक्स्ट वन इज सर्वे। जब आप सर्वे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेंसस भी कर रहे हैं तो भी आप सेंसस के थ्रू इस बात को बता सकते हो कि हाउ मेनी पीपल आर लिविंग दिस कंट्री, एग्जैक्ट नंबर आपके पास होता है आफ्टर सेंसस। तो जब इस टाइप की स्टडी होती है जहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट नंबर होता है, डेटा होता है, ये सारा आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च में आ जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज
क्वालिटेटिव रिसर्च में बेसिकली नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये वो रिसर्च होती है जहाँ पे हम लोगों के बातों को यूज़ करके और उससे हम किसी कंक्लूजन को डिराइव करते हैं। फिलोसॉफिकल टाइप ऑफ जितने भी रिसर्च होते हैं उसमें हम वो आपकी सारी क्वालिटेटिव रिसर्च में ही आती है। फर्स्ट वन इज ग्रुप डिस्कशन। When you yourself have observed that during placement drive when there is a group discussion, बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो एग्जैक्ट नंबर के साथ आते होंगे, बहुत ही कम आते भी होंगे तो थोड़े बहुत डेटा के साथ ही आते होंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग अपने किसी पॉइंट के साथ आते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक के फॉर या अगेंस्ट में बोलते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं और उसके बाद फाइनली आप एक कंक्लूजन डिराइव करते हो, ये आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। तो ग्रुप डिस्कशन एक क्वालिटेटिव रिसर्च है जहाँ पे डेटा का, नंबर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। हम लोगों के थॉट को समझते हैं, उनका जो भी उनकी जो एस्पेक्ट्स, उनका जो व्यू है उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन कुड बी बायोग्राफी। And the last example is why do members of XYZ community experience grief? तो वैसे भी जो भी आपके फीलिंग्स होती है, एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है, इन सबको चूंकि मेजर करने के लिए हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। कितना गुस्सा आया, एंगर है तो कितना, स्केल पे हम पॉइंट्स में उसको बता नहीं सकते 7 गुस्सा आया, 9 गुस्सा आया, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। तो जहाँ पे हम नंबर्स में चीज़ों को डिपिक्ट नहीं कर पाते हैं वो तो वैसे भी क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी हो जाती है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी, अब जैसे ये एग्जांपल है, वाई डू कोई कम्युनिटी है XYZ जो ग्रीफ एक्सपीरियंस कर रही है एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई दैट कम्युनिटी इज स्पेशली फीलिंग एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ। तो हम इसको जब ग्रीफ का एक तो कोई मेजरमेंट नहीं है तो कोई हम नंबर उसमें इसको डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं और उसके हम सिर्फ रीजन पे जा सकते हैं। इन सब टाइप की जो भी स्टडी होती है आपकी, ये आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च में आती है। इसके बाद है आपका कंसेप्चुअल रिसर्च। कंसेप्चुअल रिसर्च वो रिसर्च होता है जहाँ पे आप चीज़ों का कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इम्प्रूविंग बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेल्थ इशू। कोई डॉक्टर के पास अपने किसी हेल्थ इशू को लेके जाता है तो डॉक्टर हमेशा उससे उसके लाइफस्टाइल के बारे में पूछते हैं, वो क्या खाता है, क्या नहीं खाता, क्या खाने में पसंद है, कितना सोता है, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग वो अपनी बढ़ाते हैं उस पेशेंट के बारे में। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, एक कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए कि क्या रीजन हो सकता है इस हेल्थ इशू का। तो जब आप किसी चीज के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हो, कंसेप्ट से रिलेटेड सारी अपनी रिसर्च करते हो, वो आपका कंसेप्चुअल रिसर्च में आता है। For example, Sir Isaac Newton observed his surroundings to conceptualize and develop theories about gravitation and motion. Gravitation and motion की जो भी theories हैं, इसको मतलब बनाने के लिए जो सर आइजैक न्यूटन है उन्होंने conceptualize किया था जो भी सराउंडिंग्स होती हैं उन सारी चीज़ों को, और तभी वो जो है किसी थ्योरी के साथ आए थे। नेक्स्ट वन इज एम्पेरिकल रिसर्च। अब एम्पेरिकल रिसर्च में हम बहुत ज़्यादा कॉज एंड इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। प्रूफ होता है, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं वो प्रॉपर प्रूफ्स के साथ हम आते हैं और हम बताते हैं कि हम ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि ये प्रूफ है इस बात का, पास्ट में ऐसा हुआ था या ये इसका ट्रेंड रहा है, जो भी चीज़ें हैं जब हम उसको प्रूव कर ले जाते हैं वो आपकी एम्पेरिकल रिसर्च होती है। बहुत ज़्यादा बातों पे, उस पे नहीं, डेटा पे ट्रस्ट करके उनके थ्रू सपोर्ट करते हैं हम अपनी रिसर्च को, वो आपके एम्पेरिकल रिसर्च में आती है। तो अब इसका एग्जाम्पल देखिए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज यूज एम्पेरिकल रिसर्च टू ट्राई आउट a specific drug on controlled group or random groups to study the effect and cause. This way they can prove certain theories they had proposed for the specific drug. तो जब उनको किसी ड्रग के बारे में किसी कंक्लूजन को डिराइव करना होता है, कुछ चेक करना होता है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करती हैं, एक कंट्रोल्ड ग्रुप के ऊपर या मे बी रैंडम ग्रुप के ऊपर चेक करती हैं कि क्या इफेक्ट हो रहा है उस ड्रग का, और उसके बाद विद प्रॉपर प्रूफ कि हमने जब इसको टेस्ट किया, हमने जब चेक किया इस पर्टिकुलर ड्रग को इस ग्रुप पे, तो उसका क्या रिजल्ट आया। तो जब आपके पास सपोर्ट है प्रॉपर कि हमने इसको टेस्ट किया, हमने इसको चेक किया और इसके बाद इसकी ये रिजल्ट आया, तो जब ये सारी चीज़ों के साथ आप आते हैं अपनी रिसर्च में, तो उनको हम एम्पेरिकल रिसर्च कहते हैं। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो ड्रग का कॉज एंड इफेक्ट चेक करती हैं अलग अलग ग्रुप्स पे और उसके बाद किसी कंक्लूजन पे आती हैं, ये आपका एम्पेरिकल रिसर्च हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्शन रिसर्च। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अप्लाइड में हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली क्या सॉल्यूशन होगा किसी प्रॉब्लम का, हम ये बताते हैं। एक्शन रिसर्च में हम क्या कर रहे हैं कि हमने
कोई सॉल्यूशन अप्लाई किया है और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, हम इसको रिसर्च कर रहे हैं। तो जैसे प्रोफेशनलाइज कर दिया मान लीजिए हमने टीचिंग प्रोसेस को, तो इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, एनहांस द मोटिवेशन एंड एफिकेसी ऑफ वेरी फैकल्टी। तो जो फैकल्टी है उसके मोटिवेशन को और एफिकेसी को ये इंक्रीज कर रहा है प्रोफेशनलाइज टीचिंग। और क्या है, मीटिंग द नीड्स ऑफ एन इंक्रीजिंगली डाइवर्स स्टूडेंट बॉडी। तो स्टूडेंट्स जो अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो उनकी डाइवर्स नीड्स हैं, उनको मीट करने में हमें हेल्प कर रहा है। एंड अचीव सक्सेस विद स्टैंडर्ड बेस्ड रिफॉर्म्स। तो आपको ये भी बता रहा है कि आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो इस स्टैंडर्ड बेस्ड रिफॉर्म्स की वजह से। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन आपने अप्लाई किया है, टीचिंग प्रोसेस को प्रोफेशनलाइज किया है, अब आप रिसर्च कर रहे हो कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ योर दिस स्टेप। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का एग्जाम्पल क्राइम इन्वेस्टिगेशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जहाँ पे हमें कुछ नहीं पता होता है कि हमारी रिसर्च आगे किस डायरेक्शन में जाएगी। जैसे जैसे हमारी रिसर्च आगे बढ़ती जाती है, लिंक बाय लिंक हम कनेक्ट करके एक कंक्लूजन को डिराइव करते हैं। ये आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है, आप एक्सप्लोर करते हो चीज़ों को। तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज the owner of the ice cream parlor feels that if he introduce more flavors of ice cream in his ice cream parlor, it will enable him to get a greater number of customers. To find out this, he carries out exploratory research to determine that expanding the range of flavors of ice cream will get him more customers, or if there is any other better idea. तो आइसक्रीम ओनर को ये लगता है कि अगर उसने अपने यहाँ आइसक्रीम के जो भी फ्लेवर्स होते हैं उसको इंक्रीज कर दिया, उनका नंबर अगर इंक्रीज कर दिया, तो उनके यहाँ ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे। तो अब ये उनकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो गई, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के साथ आ रहे हैं और अभी वो देखना चाहते हैं कि क्या चीज़ें फेवरेबल हैं या फिर उनको किसी और बेटर आइडिया पे जाना चाहिए। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया आपको आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का। आई होप आपको एग्जाम्पल सही से समझ में आया होगा, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च आर अप्लाइड एट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।